नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मिथकीय आलोचना पर चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 4 के पत्र 16 का अंश है। हमारे विद्यार्थी मित्र जानते होंगे कि इससे पहले भी इस विषय पर हम लोग 2 संवाद कर चुके हैं। आज का यह संवाद मिथकीय आलोचना पर तीसरा और अंतिम संवाद है। इससे पहले के संवाद में हम लोगों ने हिंदी के मिथक और अंग्रेजी के मिथ शब्द को देखा था और यह पाया था कि इसका अर्थ एक अतर्क व्याख्यान से संबंधित है और मिथ कैसे आदिम मनुष्य की चेतना का प्राथमिक सृजनात्मक रूप है, इसकी चर्चा हुई। भाषा एवं मिथक के परस्पर संबंध को देखा गया, जो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण था कि अन्य अनुशासनों के साथ भाषा विज्ञान ने भी मिथकीय आलोचना को प्रभावित किया है। मिथक के संबंध में मनोविश्लेषकों, समाजशास्त्रियों और नृतत्व शास्त्रियों के विचारों से हम लोग परिचित हुए थे और विशेषकर इस संबंध में युंग के मतानुसार सामूहिक आद्य बिंब की अवधारणा से परिचित हुए थे कि किस प्रकार मिथक सामूहिक अवचेतन के संकेतक हैं। सामूहिक मानव मन की भाव निर्मात्री अभिव्यक्ति को ही युंग ने आर्केटाइपल इमेज कहा और इससे यह निष्कर्ष निकला कि आदिम अनुभूति कलाकार की सृजनशीलता का स्रोत है और इस गत्यात्मक आदिम अनुभूति को रूप देने के लिए मिथक की जरूरत पड़ती है। समाजशास्त्र ने मिथक को समाज की दृष्टि से देखा था, जिसका उद्देश्य उसके अनुसार सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण और संचालन है। वहीं नृतत्व शास्त्री उसे बिल्कुल समाज निरपेक्ष और इतिहास निरपेक्ष बताते हैं। और फिर हम लोगों ने इस पर चर्चा की कि मिथक और साहित्य का परस्पर संबंध क्या है और क्यों साहित्यकार मिथक का प्रयोग करते हैं। और इस संबंध में बच्चन सिंह की अवधारणा थी कि आदिम विश्वासों को नया रूप देकर उन्हें जीवन संघर्षों की ओर मोड़ा जाता है और मिथक के माध्यम से रचनाकार संप्रेषण की समस्या भी हल करता है। और फिर दूसरे संवाद में ऐतिहासिक दृष्टि से हमने विचार किया कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, किन पुस्तकों से मिथकीय आलोचना की समझ बनी और कैसे मिथकीय आलोचना को मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र और नृतत्व शास्त्र ने प्रभावित किया। और जैसी चर्चा हो रही थी कि फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत और युंग के आद्य बिंब सिद्धांत से यह आलोचना प्रभावित हुई। फिर गिलबर्ट मरे का जिक्र आया था, जिनका शेक्सपियर व्याख्यान प्रसिद्ध है, और कैसे उस एक पृष्ठभूमि हम लोगों ने देखी थी कि यूनानी साहित्य का विश्लेषण धार्मिक अनुष्ठानों की प्रेरणा के आधार पर किया गया। और फिर मिथकीय आलोचना की विशेषताओं पर चर्चा हुई थी और जिन विशेषताओं की चर्चा हुई थी, यदि संक्षेप में उन्हें पढ़ दिया जाए, कि मिथकीय आलोचना साहित्य को जीवन से अभिन्न रूप के साथ संपर्क करके देखती है। यह मानव प्रवृत्तियों को आधार बनाकर रचना की कलात्मकता का उद्घाटन करती है। मिथकीय आलोचना किसी साहित्यिक या दार्शनिक वाद से प्रभावित नहीं है और इसलिए ही प्रोफेसर नगेन ने मिथकीय आलोचना को आधुनिक आलोचना का शुद्ध रूप कहा। और फिर हमने देखा था कि मनोविज्ञान, दर्शन, नृविज्ञान, भाषा विज्ञान आदि के साथ यह आलोचना साहित्य को संबद्ध करके देखती है और इसलिए मिथकीय आलोचक के लिए आवश्यक है कि वह साहित्य के साथ साथ अन्य शास्त्रों का भी अध्येता हो
तभी वह कृति की कलात्मक विशेषताओं को उद्घाटित कर सकता है। और इसकी अगली विशेषता है कि मिथकीय आलोचना का मानना है कि इस आलोचना पद्धति का कार्य केवल व्याख्या विश्लेषण करना है, मूल्यांकन करना नहीं, क्योंकि इस आलोचना का संबंध कृति के एक विशेष पक्ष या भाव से होता है। मिथकीय आलोचना मुक्तक, प्रगीत और महाकाव्य सबकी आलोचना के लिए उपयुक्त है। प्रतिभा संपन्न आलोचक कृति में अंतर्भुक्त मिथक और उसकी कलात्मक संरचना का उद्घाटन प्रभावशाली रूप में कर सकता है। कल्पना का अत्यधिक प्रयोग इस आलोचना की विशेषता है और साहित्य के मूल में सन्निहित अद्भुत तत्वों का उद्घाटन भी इस पद्धति की प्रमुख विशेषता है। और यह समीक्षा पद्धति आधुनिकता के संदर्भ में मिथकों का विश्लेषण करती हुई आज के मानव के साथ उसे सार्थक रूप में जोड़ने का प्रयास करती है। इन विशेषताओं की चर्चा चूंकि हम लोग पिछले संवाद में कर चुके हैं, इसलिए एक पुनरावृत्ति के रूप में थोड़ी चर्चा इस संवाद में हम लोगों ने की। इन विशेषताओं के कारण मिथकीय आलोचना साहित्य का मूल्यांकन एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में करती है। और प्रोफेसर नगेंद्र ने लिखा है कि आदिम मनोभावों पर बल देने के कारण मिथकीय समीक्षा व्यापक मानव संस्कृति और सार्वभौम मानव साहित्य की अखंड परंपरा के परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक प्रवृत्तियों, कृतिकारों और कृतियों के वैशिष्ट्य का आकलन करती है। यानी अगर इसके शब्दों को हम ठीक से देखें तो इन्होंने मानव संस्कृति को एक निरंतर परंपरा में देखा है और माना है कि मानव साहित्य की एक अखंड परंपरा है और उस परंपरा के परिप्रेक्ष्य में ही हमें किसी भी साहित्यिक प्रवृत्ति को, किसी कृतिकार को या किसी कृति को देखना होगा। हम उसको बिल्कुल अलग खंड के रूप में नहीं देख सकते। और जब एक अखंड परंपरा में हम देखते हैं तभी उसका वैशिष्ट्य हमें पता चलता है। और यहीं पे मिथकों का काम द्रष्टव्य है कि मिथक चूंकि आदिम मनुष्य की सृजनात्मक चेतना का परिणाम है, एक सामूहिक अवचेतन के माध्यम से वह हम तक पहुंचती है वह अवधारणा, तो इसलिए आज जो लिखा जा रहा है तो आज का रचनाकार भी अपनी उस आदिम अनुभूति को रूप देने की कोशिश कर रहा है। तो जब वह आदिम अनुभूति को अभिव्यक्ति दे रहा है तो उस अभिव्यक्ति को हम एक पूरी परंपरा में देखेंगे। इसलिए मिथकीय आलोचना की आवश्यकता है रचना को समझने के लिए। उन मिथकों को हम खंड के रूप में नहीं देख सकते। वो मिथक जहां से आए हैं, जिस चेतना को धारण कर वह हमारे पास पहुंचे हैं और जिस धारणा के साथ वह रचना में अंतर्भुक्त हुए हैं, उन सब को मिथकीय आलोचना समझने का प्रयास करती है। इसलिए प्रोफेसर नगेंद्र की मान्यता है कि जिस प्रकार विभिन्न देश काल की संस्कृतियां अखंड रूप से विद्यमान मानव संस्कृति की ही धाराएं हैं, चाहे देश अलग अलग हों, पर एक अखंड संस्कृति है मानव संस्कृति। इसकी विभिन्न धाराएं अलग अलग देशों में, अलग अलग सभ्यताओं में दिखाई देती हैं, लेकिन एक अखंड रूप से मानव संस्कृति की धारा विद्यमान है। उसी प्रकार विभिन्न देश काल के साहित्य भी सार्वभौम मानव साहित्य के ही विकास रूप हैं। अतः उनका सम्यक मूल्यांकन इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में ही किया जा सकता है। जब किसी साहित्य को हम सार्वभौम मानव साहित्य का विकास रूप मानते हैं या मानते हैं कि उसके माध्यम से एक आदिम अनुभूति रूपाकार
हो रही है, तो उसको देखने के लिए भी हमें उस दृष्टि की आवश्यकता है। और इसलिए उस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए मिथकीय आलोचना पद्धति की आवश्यकता होती है। और इस दृष्टि से मिथकीय समीक्षा तुलनात्मक पद्धति को प्रश्रय देती है। कोई भी आलोच्य कृति दूसरों से अलग एकांत इकाई नहीं है। किसी भी रचना को हम यह नहीं कह सकते कि अब पूरी तरह परंपरा से खंड होकर बिल्कुल अलग रचना है, ऐसा संभव नहीं। हर रचना के पीछे एक परंपरा होती है, उसके पीछे एक परंपरा है जिसकी जड़ें प्रकाश रूप से आदि मानव की भावनाओं एवं संकल्पनाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उस आदि मानव की भावना उस रचना में मिथक को अंतर्भुक्त करके ही प्रकट होती है। इसलिए हम किसी कृति की तुलना पूर्ववर्ती रूपों के साथ करते हैं, और पूर्ववर्ती रूपों के साथ तुलना करने से उस कृति विशेष का अध्ययन अधिक ग्राह्य बन जाता है। तब हम उसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। रेन वेलक ने इस सिद्धांत पर विचार किया, इस प्रश्न पर विचार किया है कि आलोचना के लिए मिथक के किन तत्वों को लिया जाए। उनका कहना है कि बिंब या चित्र, सामाजिक अति प्राकृतिक तत्व, आख्यान या कहानी, आद्य या सार्वभौम तत्व, हमारे कालातीत आदर्शों का कालबद्ध प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण, कार्यक्रम, सृष्टि या प्रलय या रहस्य का तत्व, ये सब आलोचना के लिए मिथक के वो रूप हैं जिसको देखना जरूरी है। समकालीन चिंतन में मिथ के प्रति किसी की रुचि मुख्यतः इनमें से किसी पक्ष को लेकर हो सकती है। तो रेन वेलेक की अवधारणा के आधार पर हम कह सकते हैं कि 5 तत्व हैं जिसको समकालीन चिंतन मिथकों के माध्यम से देखता है। समकालीन चिंतन मिथकों में 5 तत्वों को ग्रहण करने में विशेष रुचि लेता है। वह 5 तत्व हैं। पहला अति प्राकृत तत्व, दूसरा अनुष्ठान, तीसरा आख्यान, चौथा बिंब, पांचवा प्रतीक। अब जैसे अति प्राकृत तत्वों की चर्चा करें तो हिंदी में जयशंकर प्रसाद की बहुत प्रसिद्ध कृति है, उनका महाकाव्य है कामायनी, 1936 में लिखा था उन्होंने। कामायनी की शुरुआती पंक्तियां, शुरुआत ही होती है कामायनी की प्रलय के दृश्य से। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुरशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। पूरी चर्चा की उस प्रलय दृश्य की। यूं तो महाप्रलय की कथा हर संस्कृति में, हर देश में, हर साहित्य में मिलती है। प्रसाद ने भी प्रलय की कथा को लिया है, उसका एक बिंब प्रस्तुत किया हमारे सामने। ये चौथा बिंदु था बिंब भी, कि उसका एक बिंब हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, हम उसे देखते हैं। और फिर कामायनी में अनुष्ठानों का भी प्रयोग है। और जब हम कामायनी को देखेंगे तो इन मिथकों को हमें ठीक से समझना होगा।
कामायनी को समझने के लिए मिथकीय आलोचना का प्रयोग करना होगा। उसी प्रकार निराला की एक प्रसिद्ध कृति है राम की शक्ति पूजा। किस प्रकार राम शक्ति पूजा करते हैं? हनुमान आकाश में उड़ जाते हैं, उसमें अति प्राकृत तत्व है। राम पूजा करते हैं शक्ति की, एक प्रतीक बनकर आता है वहां। उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है बाणभट्ट की आत्मकथा, महावाराह का प्रतीक है। अघोर भैरवों का अनुष्ठान उसमें आता है। तो इन सब चीजों को जब हम देखेंगे तो उसके लिए मिथकीय आलोचना की जरूरत हमें पड़ेगी। यहां तक कि आधुनिक कविता में अगर मुक्तिबोध को हम लें, उनकी कविता नहीं समझी जा सकती है बिना मिथकीय आलोचना के, क्योंकि इतने मिथकीय प्रतीक आए हैं वहां। भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस इन सब का प्रयोग है। तो ये मिथक वहां प्रतीक बनकर अर्थवत्ता का विस्तार करते हैं, आपस में टकराते हैं, एक आख्यान उनसे बनता है। तो ये जो आख्यान बनता है उसमें अति प्राकृत तत्व तो एक और बहुत भयावह दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और दूसरी तरफ एक कथा चलती रहती है उनके सहारे। तो इन मिथकों को देखकर ही उस रचना का विश्लेषण हो सकता है। यदि अंधा युग की चर्चा करें, धर्मवीर भारती की जो कृति है, उस नाटक का तो नाम ही प्रतीकात्मक है। द्वितीय महाविश्व युद्ध के बाद जो अंधेरा छा गया था राजनीति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, उसका प्रतीक है वह अंधा युग। उसके जो चरित्र हैं वो सब मिथकीय प्रतीक हैं। उसका जो मुख्य पात्र है अश्वत्थामा, वह साहित्य के क्षेत्र में नीत्शे, सार्थ आदि के ने जो मनुष्य की अवधारणा दी थी उस मनुष्य का प्रतीक है। और राजनीति के क्षेत्र में अस्त्र संपन्न युद्धवादियों का प्रतीक है। तो अश्वत्थामा को समझने के लिए हमें इस मिथक को समझना होगा। क्योंकि एक ऐतिहासिक परिस्थिति है वहां। पूंजीवाद के बाद किस प्रकार एक हिंसक पाशविकता समाज में छा गई थी, अश्वत्थामा उसका भी प्रतीक है। ज्यों पॉल सार्त्र के नास्तिक अस्तित्ववाद का भी प्रतीक बनकर वह आया है। वह अश्वत्थामा अंधे धृतराष्ट्र की मरणोन्मुख संस्कृति का पक्षधर है। उसके पिता की हत्या हो गई है, उसका स्वाभिमान जागृत हो गया है, वह बिल्कुल पशु बन गया, विवेक खो बैठता है। उसमें जो संजय है वह तटस्थता का प्रतीक है। और एक महत्वपूर्ण पात्र है धृतराष्ट्र का पुत्र, 101वां पुत्र युत्सु, वह आत्मघाती अंधता का प्रतीक है। वह आज के समाज में रहने वाले उन लोगों का भी प्रतीक है जो भला करते हैं और बुरा पाते हैं। उसमें जो गूंगे भिखारी आते हैं वह आज के युद्ध विकलांगों के प्रतीक हैं। और व्यास आते हैं उसमें शांतिकामी साहित्यकार और नेता के प्रतीक बनकर। बलराम उग्रतावादी निष्क्रिय शक्ति के प्रतीक बनकर आते हैं। और जो वृद्ध याचक आता है वह मानव भविष्य को सुंदर बनाने का उपदेश देता है, वह लेखक के दृष्टिकोण का प्रतीक है। तो इस प्रकार उस रचना को हम समझ सकते हैं, इन प्रतीकों कैसे इन मिथकों को गूंथा है प्रतीकों में। मिथकीय आलोचना इसका विश्लेषण करती है, वह हमें वह रास्ता देती है रचना को खोलने का, रचना को विश्लेषित करने का। यही यूनानी साहित्य की आलोचना में हुआ, यही हिंदी में भी
ऐसा ही किया गया। ईट्स का ध्यान गया था आद्य बिंबों की ओर। उन्होंने अपनी कविता के लिए मिथकों का आधार लिया था और उनका मानना था कि कवियों को जीवित मिथक बनाना चाहिए। अब ये जीवित मिथक कैसे बनेंगे, ये अलग प्रश्न है, क्योंकि मिथक की जो अवधारणा है वो तो आदिम मनोभाव से संबंधित है। तो कुल मिलाकर समझना यह है कि आलोचक अपनी आलोचना में मिथकीय प्रणाली का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार साहित्य को विश्लेषित विवेचित करते हैं। रन बैलक ने इस संबंध में कहा था कि मिथकीय आलोचना मानवीय आत्मा और दशा के बारे में है। यह मिथक के साथ जब हम साहित्य को देखते हैं तो कला और दर्शन या कला या सत्य को एक साथ जोड़ने की ओर पीछे मुड़ जाते हैं। यही इसकी सीमा भी है, क्योंकि इससे जब हम कला और सत्य को, कला या दर्शन को जोड़ने लगते हैं तो कलाकृति की जो अपनी लालित्यगत स्वायत्तता है वह भंग होती है और कवियों के रुखों, भावनाओं, धारणाओं और दर्शनों के पक्ष में उपेक्षित हो जाती है। सृजन की क्रिया और कवि की कृति के स्थान पर दूसरी रुचियां केंद्र में आ जाती हैं। तो ये सीमाएं भी मिथकीय आलोचना की हैं, परंतु जैसा कहा गया था कि प्रतिभाशाली आलोचक कला की आंतरिक कलात्मकता और मिथकों का प्रयोग करके इसका बहुत बढ़िया प्रयोग करते हैं रचना के विश्लेषण के लिए, और मिथकीय आलोचना की अपनी शक्ति है। एक रचना को देखने के लिए इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, परंतु इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि मिथकीय आलोचना का प्रयोग करने के लिए हमें ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों में पारंगत होना होगा। भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, नृतत्व शास्त्र, समाजशास्त्र, इन सब में पारंगत होने पर ही हम मिथकीय आलोचना का प्रयोग ठीक ढंग से कर सकते हैं। आशा है इन 3 संवादों के द्वारा मिथकीय आलोचना की अवधारणा विद्यार्थी मित्रों के सामने थोड़ी स्पष्ट हुई होगी। इस विषय को समझने के लिए कुछ पुस्तकें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। मैं साभार संदर्भ के रूप में उन पुस्तकों का नाम पढ़ रहा हूँ जिनका मैंने उपयोग किया। कृष्ण मुरारी मिश्रा की पुस्तक आद्य बिंब और साहित्यालोचन, पांडे शशिभूषण सितांशु की पुस्तक मनोवैज्ञानिक और मिथकीय आलोचना, रमेश कुंतल मेघ की पुस्तक साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक, बच्चन सिंह की पुस्तक भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन और रेन वेलक की पुस्तक आलोचना की धारणाएं। आशा है कि आपको मिथकीय आलोचना का यह विषय समझ में आया होगा। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।